guys, welcome back to our YouTube channel Easy Commerce on a Tips. So here is the first part of microeconomics supply chapter class 11th economics. और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई क्या होता है, उसके पीछे कितने फैक्टर्स रहते हैं, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इन टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो हमारी। तो सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई। प्रैक्टिकल देखें, सप्लाई मीन्स गुड्स प्रोवाइड करना। आप सप्लाई यहाँ पर हम लोग गुड्स दे रहे हैं। अब एक प्रोड्यूसर गुड्स कब प्रोवाइड करता है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स ऑफर करता है सेल के लिए। उसी को हम लोग प्रैक्टिकली सप्लाई बोलते हैं। तो सप्लाई एक प्रोड्यूसर बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, विच मीन्स इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर एक प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है गुड्स को, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पर सप्लाई जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्लास 12 का, पर फिर भी इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा समझे इसको, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स ऐसे कॉन्सेप्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखे जाते हैं, जबकि इसका ठीक अपोजिट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। जैसे सेल्स हम लोग चेक करते हैं कि 31 मार्च 2019 तक कितना सेल्स रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि अगर हम लोग बोले कि पूरे ईयर में ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्लो कॉन्सेप्ट टाइम को कंसीडर करता है, यहाँ पर पूरे टाइम को कंसीडर करके चलता है, जबकि स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देता है। ठीक है। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हमारा सप्लाई जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर रहे हैं कि कितना गुड्स ऑफर कर रहा है प्रोड्यूसर। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग की सप्लाई होता क्या है। अब देखते हैं हम लोग कि एक सप्लायर के ऊपर मींस प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करके चलता है। सबसे पहले प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि वहां पर उसको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे कि अगर मान लो गुड्स में मार्केट में एक प्राइस जो है तो बढ़ गई है, तो उस केस में प्रोड्यूसर को वहां पर प्रॉफिट इंटेंशन दिख रहा है, प्रॉफिट मोटिव दिख रहा है, प्रॉफिट अर्न करने की चांसेस दिख रही है, तो उस केस में वो ज्यादा ऑफर करेगा। तो पहला अगर देखा जाए तो प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस होगी प्रोड्यूसर उतना ज्यादा सप्लाई करेंगे, जितनी कम प्राइस होगी प्रोड्यूसर उतना कम सप्लाई करेंगे। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मींस प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट्स वो परचेस कर रहा है उनकी प्राइस पे भी सप्लायर सप्लाई डिपेंड करवाता है। कैसे, अगर मान लो कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो उस केस में सप्लायर को प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई कम करेगा। वेयर एज अगर कॉस्ट कम लग रही है तो उस केस में सप्लायर को प्रॉफिट ज्यादा होगा और यहाँ पर वो ज्यादा सप्लाई करेगा, कीपिंग प्राइस कॉन्स्टेंट। जो प्राइस मार्केट में उसको कांस्टेंट अगर एज्यूम करें तो उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो वेरिएट करेगा। ठीक है। मींस यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन आ रहा है बिटवीन द इनपुट्स कॉस्ट, जो इनपुट यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, एंड सेकेंड इज सप्लायर्स, सप्लाई जो कर रहा है गुड्स, वहां पर इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, आपका नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई का। मींस जितनी ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना कम आएगा, तो उतना ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई कर पाएगा। वेयर इज अगर आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा आएगा, तो सप्लाई यहाँ पर कम सप्लाई करेगा। ठीक है। मींस जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा सप्लाई, जितनी वीक टेक्नोलॉजी उतना कम सप्लाई। नेक्स्ट इज गोल। अब यहाँ पर एक सप्लायर के सप्लाई करने से रिलेटेड गोल्स पे भी फोकस कर सकते हैं हम लोग। फॉर अ सप्लायर यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रॉफिट इंटेंशन वाला जो पर्सन है, जो सप्लायर प्रॉफिट मोटिव के लिए सप्लाई करना चाहता है, वो प्राइस को कंसीडर करके चलेगा। जबकि जो सेल्स मोटिव के लिए कंसीडर कर रहा है, यहाँ पर सेल्स बढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ पर सप्लाई करना चाहता है, तो प्रॉफिट को वो यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करके प्राइस जो भी रहेगी मार्केट में उसमें अपने गुड्स को ऑफर कर देगा फॉर सेल। जबकि वेलफेयर पर्पस में भी यहाँ पर विदाउट कंसीडरिंग द प्रॉफिट, विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस, यहाँ पर एक सप्लायर गुड्स को ऑफर कर रहा है। तो थर्ड फैक्टर हो जाता है कि उस फर्म का, उस सप्लायर का, उस प्रोड्यूसर का इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट है, सेल्स है या फिर वेलफेयर। प्रॉफिट के केस में प्राइस को कंसीडर करके सप्लाई करेगा, सेल्स एंड वेलफेयर के केस में विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस, विदाउट कंसीडरिंग द रेट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर वो सप्लाई करेगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन केस अगर किसी सप्लायर को लग जाता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने की चांसेस है,
एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने के चांसेस फ्यूचर में है, तो वो अभी करंट में सप्लाई कम करेगा और उस सप्लाई को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इन फ्यूचर जब उसको प्राइस ज़्यादा मिलेगी उस गुड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है कि अगर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है तो करंट का सप्लाई कम हो जाएगा, और फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस कम हो जाएगी तो करंट का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशन आ गया। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ भी जो है सप्लाई चेंज होता है विद द चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो प्रोड्यूसर को यहाँ पर थोड़ा लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि वो टैक्स ज़्यादा पे करेगा तो उसको प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो है वो अपना सप्लाई कम कर देगा। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब अगर इन केस कॉम्पिटिटर गुड्स यहाँ पर देखा जाए, टी एंड कॉफी, एक सप्लायर है जो टी एंड कॉफी प्रोड्यूस कर रहा है। इन केस टी का जो प्राइस है वो कम दिखता है एज कम्पेयर टू कॉफी, है ना। मान लेते हैं कि इन दोनों की कॉस्ट सेम है प्रोड्यूस करने में, पर मार्केट में कॉफी की प्राइस ज्यादा हुई है, टी की डिमांड कम होने के कारण टी की प्राइस कम है। तो उस केस में बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर, समझदार प्रोड्यूसर क्या करेगा कि टी का प्रोडक्शन कम कर देगा और कॉफी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि कॉफी की प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर उसको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम लोग कॉम्पिटिटर गुड्स, जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, उसको कंसिडर करके चले। तो यहाँ पर अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि हम लोग हमारा सप्लाई कम करके उस कॉम्पिटिटर गुड्स को, डेट इज कॉफी, हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया उसमें हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे। मीन्स यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशन है कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज होता है तो हम लोग हमारा जो सप्लाई है उसको डिक्रीज कर देंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। नेक्स्ट इज सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन, जब भी हमको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये फंक्शन वर्ड यूज किया जाए ना तो ये फंक्शन किसी रिलेशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जो हम लोगों ने फैक्टर्स देखे हैं, तो सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एक इक्वेशन आप लोग देख सकते हो, तो सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, GP means government policy, then PF means price of factors of production, then G means goal of the firm, and EX means future expectation of price। तो ये सभी फैक्टर्स का जो सप्लाई के साथ रिलेशन है हम लोग उसको बोलते हैं सप्लाई फंक्शन, और इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स अगर एक प्रोड्यूसर की बात की जा रही है सो इट इज अ इंडिविजुअल सप्लाई, वेयर एज मार्केट सप्लाई मीन्स ऑल प्रोड्यूसर के साथ अगर डील किया जा रहा है तो इट इज अ मार्केट सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर की बात हो रही, इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेयर एज मार्केट सप्लाई के केस में यहाँ पर ऑल प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं, सेम डेफिनेशन, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑल प्रोड्यूसर। अब अगर सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल यूज किया जाता है जनरली टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। सो सप्लाई शेड्यूल मींस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट को हम लोग अगर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसके फैक्टर्स को, सप्लाई को रिलेशनशिप करें इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो उसको बोलेंगे हम लोग सप्लाई शेड्यूल। अब सिमिलरली जैसे सप्लाई के दो टाइप होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट, यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल के भी दो टाइप्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्स पर्सन मीन्स यहाँ पर एक ही सप्लायर की बात की जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स यहाँ पर एक के सप्लाई की बात की जाती है। तो हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब ये शेड्यूल आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको शेड्यूल के फॉर्म में, प्राइस दे दी है 1 2 3 4 5, ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर सप्लाई रखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। और अभी जस्ट हम लोगों ने फैक्टर्स में देखा था प्राइस एंड सप्लाई हैव द पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ एक ही सप्लायर के बारे में इंडिकेट करा है, जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम लोग सभी सप्लायर्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये शेड्यूल में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये प्राइस ले ली हम लोगों ने, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ एक्स आ गया है 1 2 3 4 5,
एंड सप्लाई ऑफ y आ गया है 2 4 6 8 10। और मार्केट सप्लाई निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके हम लोग मार्केट सप्लाई निकालते हैं, क्योंकि मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ऑल प्रोड्यूसर्स के साथ डील कर रहा है, मींस एक्स के साथ भी डील करेगा, वाई के साथ भी डील करेगा, और जितने भी प्रोड्यूसर रहेंगे मार्केट में उन सभी का टोटल होता है मार्केट सप्लाई। तो ये शेड्यूल बन जाता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज कैसे निकाली है मार्केट सप्लाई की, 1 + 2 मतलब एक्स और वाई का टोटल करके हम लोग मार्केट सप्लाई इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया 3, देन 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 4 + 8 कितना हो गया 12, देन 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका बन गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब आता हूँ मार्केट सप्लाई कर्व के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व जनरली रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्राफ को, है ना। कर्व हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मीन्स यहाँ पर सप्लाई और उसके फैक्टर्स को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें सो इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व के दो टाइप्स बन जाएंगे, जैसे सप्लाई शेड्यूल के थे, एक है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई और उसके फैक्टर्स अफेक्ट जो कर रहे हैं उस इंडिविजुअल सप्लाई को, उसके साथ डील कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर करा है वाई एक्सिस जो है इसमें हम लोग प्राइस कंसीडर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सप्लाई जो है यहाँ पर एक्स का बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है ग्राफ ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने एक ही सप्लायर के साथ डील करा है, सप्लायर एक्स। अब नेक्स्ट बात हो मार्केट सप्लाई में। मार्केट सप्लाई में थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग सभी सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं। अब इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो, तो ये रहा सप्लायर ए, सप्लायर बी और सप्लायर सी, ये तीनों का इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया। पर मार्केट सप्लाई कर्व में क्या होता है, इन तीनों को जोड़ के हम लोग जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकालते हैं उसको अगर प्लॉट कर दे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। अब तीनों में इन तीनों का ग्राफ और साथ में ये वाले ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये तीन क्या हो गए, इंडिविजुअल, ये हो गया मार्केट। अब चारों में से आपको सबसे फ्लैट जो दिखेगा वो दिखेगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको नोट करना है कि मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है इट इज वर्टिकल एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर लॉ ऑफ सप्लाई के साथ आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। सो अभी के लिए इतना ही। टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.